हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे और कंपैरेटिव फॉर्म में, मतलब तुलनात्मक रूप से मिसलेनियस फैक्ट्स जो है 10 ऐसे मिसलेनियस सेक्शन हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे और वन बाय वन एक एक करके हम चलेंगे। अभी तक हमने पॉलिटी के 14 लेक्चर्स के अंतर्गत जो डिफरेंट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे उनको कंप्लीट किया। अगर आपने उन लेक्चर्स को देखा है, प्रॉपर नोट्स बनाया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो आप उसको कर लीजिएगा। पॉलिटी के सेक्शंस को अगर हम देखें तो ये आज जो पॉलिटी 15 लेक्चर है ये पूरी तरह से जो है वो तुलनात्मक आधार पर आपके सामने आएगा। और सबसे पहले हम संविधान की अगर हम बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो दो प्रकार के संविधानों की तुलना हम करने जा रहे हैं। एक एकात्मक संविधान और दूसरा संघात्मक संविधान। एकात्मक संविधान और दूसरा संघात्मक संविधान। यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन एंड फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, वर्ल्ड में डिफरेंट जो कंट्रीज हैं, विभिन्न प्रकार के जो देश हैं, यहां पर अगर देखा जाए तो 3 प्रकार के संविधान वर्तमान में लागू दिखाई पड़ते हैं। एक एकात्मक संविधान, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा संघात्मक या फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, और तीसरा भारत जैसे देश जहां दोनों का मिश्रण किया गया है, यानी एकात्मक और संघात्मक दोनों की विशेषता जिन देशों में है। जैसे हमारा देश, हमारे देश में एकात्मक संविधान भी है और संघात्मक संविधान भी है। ओके, तो हम यहां पर अगर हम एकात्मक और संघात्मक की तुलना करें तो सबसे पहले अपने दिमाग में एक पिक्चर लाइएगा। एक तरफ ब्रिटेन एक एकात्मक देश है और दूसरी तरफ यूएसए एक संघात्मक। ठीक है, ब्रिटेन, फ्रांस, स्वीडन, इटली, जर्मनी, ये सब जो यूरोपीय कंट्रीज हैं, ज्यादातर छोटे छोटे देश हैं, वो एकात्मक। यूएसए, कनाडा, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं जो संघात्मक देश है। ठीक है, कंट्रीज को क्यों रख रहे हैं हम? क्योंकि उनके तुलनात्मक अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हम उस देश की पिक्चर को अपने दिमाग में रखें, क्योंकि आप बहुत सारी चीजें इन देशों से संबंधित न्यूज में और अक्सर ऐसे आप सुनते रहते होंगे, देखते रहते होंगे। यहां अगर हम बात करें कि संविधान जो है वो कैसे एकात्मक और संघात्मक होता है, इन दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो उसके कुछ बिंदु हैं, उन बिंदुओं पर इनको डिफरेंशिएट किया जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले यहां पर हम पावर्स या शक्तियों के आधार पर देखें। ठीक है, शक्तियां या पावर्स। ठीक है, तो एकात्मक संविधान जहां भी लागू होगा, संविधान अगर एकात्मक है तो सारी शक्तियां सेंट्रलाइज होंगी। इसका मतलब शक्तियों का केंद्रीकरण होगा, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स। शक्तियों का केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स। सारी पावर्स एक सेंट्रल में निहित होगी। लेकिन अगर कोई देश संघात्मक है तो विकेंद्रीकरण होगा, शक्तियां वितरित होंगी, किसके? केंद्र और राज्य के बीच, यानी शक्तियों का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स। अगर कोई भी देश जो है वो संघात्मक है तो शक्तियां जो है वो वितरित हैं, इसलिए उसे कहेंगे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, मतलब शक्तियां बांट दी गई। ठीक, अब हम यहीं पर देखते हैं
शक्तियों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। इसके बेसिस पर अगर हम तुलना देखें तो यहां पर क्या है, शक्तियों का वितरण किसके द्वारा हो रहा है, केंद्र के द्वारा राज्य को शक्तियां प्रदान की जाती हैं। अभी आप इसको और समझेंगे, केंद्र के द्वारा राज्य को शक्तियां प्रदान की जाती हैं। क्यों? शक्तियों का केंद्रीकरण है, सारी शक्तियां किसके पास है, केंद्र के पास। केंद्र जो शक्ति राज्य को चाहे वो दे सकता है, और यहां पर शक्तियों का वितरण किसके ऊपर निर्भर करता है, केंद्र के ऊपर। यहां ऐसा नहीं है, यहां संविधान के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, संविधान के द्वारा केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का वितरण किया जाता है, शक्तियों का वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। किसके द्वारा? संविधान के द्वारा। यहां केंद्र के द्वारा राज्य को शक्तियां दी जाती हैं, यहां संविधान जो है वो केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण करता है। जैसे हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण किया गया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट इन 3 लिस्ट, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो वो कहां है, वो एक संघात्मक लक्षण, एक फेडरल फीचर है, ठीक है। यहां पर केंद्र में सारी शक्तियां जो है वो निहित है, ठीक है। अब इस कारण यहां पर हम देखें सुप्रीमेसी या सर्वोच्चता किसकी होगी। अब तुलना का अगला बिंदु है सर्वोच्चता। यहां संविधान केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण कर रहा है, तो सर्वोच्च कौन होगा, संविधान। संविधान की व्याख्या कौन करता है, न्यायपालिका। तो सर्वोच्च कौन होगी, न्यायपालिका, ठीक है। तो हम यहीं पर पहले लिखते हैं, तब आपको इधर बताते हैं। संविधान यहां सर्वोच्च होगा, कॉन्स्टिट्यूशन यहां सर्वोच्च होगा, और कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन करने की पावर किसके पास है, शक्ति किसके पास है, न्यायपालिका के पास। तो यहां पर न्यायपालिका भी सर्वोच्च होगी। तो संविधान व न्यायपालिका, हम इसको वह कर सकते हैं, वह न्यायपालिका की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड जुडिशरी, कहां, जहां पर संघात्मक संविधान, जैसे अमेरिका, जहां एकात्मक संविधान होगा, केंद्र राज्यों को शक्तियां प्रदान कर रहा है। इसका मतलब कि केंद्र निर्धारित कर रहा है, तो यहां पर सर्वोच्च कौन होगा, केंद्र। तो सर्वोच्च यहां पर जो है वो केंद्र है, केंद्र में विधायिका है, क्योंकि कानून बनाने का काम विधायिका या लेजिस्लेचर करते हैं, या इसको हम कह सकते हैं संसद, पार्लियामेंट, ठीक है। तो एकात्मक देशों में, जैसे ब्रिटेन की अगर हम बात करें, हम वहां कह सकते हैं कि लेजिस्लेचर सर्वोच्च होता है, सेंटर सर्वोच्च होता है, या पार्लियामेंट सर्वोच्च होती, मतलब सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। सुप्रीमेसी है क्योंकि सारी शक्तियों का केंद्र ये है, कानून इनको बनाना है, ठीक है, बट और इन्हीं को निर्धारित करना है कि राज्य को हम क्या दें, क्या न दें। यहां सब कुछ निर्धारित कौन कर रहा है, संविधान। संविधान के अनुसार ही केंद्र और राज्य दोनों को काम करना है। केंद्र अपनी मर्जी से, अपने मन से कुछ नहीं करेगा, जो संविधान में निर्धारित है वही करेगा, ठीक है। तो ये एक पॉइंट जो है यहां पर इंपॉर्टेंट होता है। अब अगर हम यहां पर और तुलनात्मक बिंदुओं पर आए, तो संघात्मक और एकात्मक में राज्यों से संबंधित शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। राज्यों से संबंधित शक्ति की तुलना, मतलब ये कि राज्य का निर्माण,
राज्य का नाम परिवर्तन, ये सब जो है संसद यहां पर कर सकती है बिना राज्य के मर्जी के। ये एकात्मकता है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 3 ये स्पष्ट करता है कि जो है किसी भी राज्य का नाम, क्षेत्र या नए राज्य का गठन संसद कर सकती है, उसके लिए राज्य की अनुमति या सहमति आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो वो कहा जाता है कि हमारे संविधान की एकात्मकता है, यूनिटरी फीचर है। तो वही यहां पर भी है कि अगर ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसा देश होगा तो वहां राज्य से पूछने की आवश्यकता नहीं होगा। तो राज्य से संबंधित शक्ति यहां पर क्या है? संसद या पार्लियामेंट। संसद राज्यों की सहमति, संसद का मतलब केंद्र के बिना राज्य का नाम व क्षेत्र परिवर्तित कर सकती है या बदल सकती है। ओके, अगर हम यहां बात करें तो राज्यों की सहमति के बिना, राज्यों की सहमति के बिना ऐसा नहीं किया जा सकता। अगर राज्य का नाम और क्षेत्र बदलना है और वो फेडरल कंट्री है, संघात्मक है, तो राज्य की सहमति के बिना यहां पर नहीं किया जा सकता। इसकी कोई संभावना यहां पर नहीं है। ठीक है, अब हम कुछ और तुलनात्मक बिंदुओं पर आते हैं। अगर हम कुछ और बिंदुओं की तुलना करें यहां पर, तो संसद से ही संबंधित एक और तुलना होती है कि सदन किस प्रकार का है। इसका मतलब सदन की या संसद की संरचना कैसी है। संसद की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट अगर एकात्मक होगा तो एक सदन वाला भी हो सकता है, वन हाउस, और द्विसदनात्मक, ठीक है। तो द्विसदनात्मक या ड्यूअल हाउस भी हो सकता है। वन हाउस एक केवल लोकसभा रहे, ऐसा भी हो सकता है, लोकसभा और राज्यसभा रहे, ऐसा भी हो सकता है। मैं एग्जांपल लेकर यहां इंडिया की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर कोई संघात्मक देश है, संघात्मक संविधान जहां पर लागू है, वहां की संसद जो है वो अनिवार्य रूप से द्विसदनात्मक होगी, अनिवार्य रूप से वो ड्यूअल हाउस होगी, द्विसदनात्मक होगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए में जो है वो अगर पार्लियामेंट है, ठीक है, तो हाउस ऑफ कांग्रेस है, ठीक है, और हाउस ऑफ जो है जो सीनेट है, तो सीनेट जो है वहां पर वो राज्यों का प्रतिनिधि सदन है। इसी तरह से हमारे यहाँ लोकसभा है और राज्यसभा है, तो राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधि सदन है। मतलब कि जो है अगर कोई ऐसा देश जहां पर संघात्मक संविधान लागू है, वहां केंद्र में एक ऐसा सदन होगा जो राज्यों का प्रतिनिधि सदन हो, राज्यों का रिप्रेजेंटेटिव हाउस हो। इसलिए अब एक सदन तो वहां पर हो गया जिसमें विधियों की प्रारूप प्रक्रिया जो है वो लोकसभा की तरह से चलेगी। एक सदन ऐसा होगा जिसकी जिम्मेदारी होगी कि वो राज्यों के हित को बनाए रखे। जैसे यूएसए में सीनेट वहां के राज्यों का रिप्रेजेंटेटिव हाउस कहा जाता है। भारत में राज्यसभा, हमारे यहाँ राज्यसभा राज्यों का रिप्रेजेंटेटिव हाउस कहा जाता है। जो राज्यसभा का सदस्य होता है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। और ऐसे प्रोविजंस भी आपने पार्लियामेंट में देखे कि राज्यसभा के पास ही ऐसी शक्तियां हैं जो राज्य से संबंधित हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें जैसे ब्रिटेन है, ब्रिटेन में ड्यूअल हाउस है, दो सदन है, लेकिन इसके बावजूद वहां पर एक हाउस ऑफ कॉमन्स है, एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। राज्यों का प्रतिनिधि सदन नहीं है कोई, राज्यों का रिप्रेजेंटेटिव हाउस होना
तो इसलिए यहाँ एक हाउस से काम चल सकता है, केवल हाउस ऑफ कॉमन्स रखा जाए तो भी हो जाएगा। बट ऐसे संविधान जहां पर संघात्मक हम कह रहे हैं वहां पर 2 हाउस होना जरूरी है, और जिसमें दूसरा हाउस राज्यों के प्रतिनिधि सदन के रूप में होता है, जैसे इंडिया में, भारत में राज्यसभा और अमेरिका में सीनेट। ठीक है, तो ये तुलना का एक बिंदु था। अब अगर हम तुलना के अगले बिंदु पर आए तो एक तुलना यहां पर होती है नागरिकता, सिटीजनशिप, या अगर कोई देश एकात्मक संविधान वाला है तो यहां पर नागरिकता एकल होगी, यूनिटरी होगी। अगर कोई देश संघात्मक है तो यहां पर डुअल सिटीजनशिप होगी, दोहरी नागरिकता। नागरिकता यहां एकल है, यहां दोहरी है। एकल अर्थात यूनिफॉर्म सिटीजनशिप, दोहरी डुअल सिटीजनशिप। अब ये उस सेंस में नहीं है जिस सेंस में सामान्यता लिया जाता है कि एकल नागरिकता का मतलब एक समय में एक देश की नागरिकता, दोहरी नागरिकता का मतलब एक समय में आप 2 देश के नागरिक हो सकते हैं। बट यहां ऐसा नहीं है। इस नागरिकता की जो तुलना है उसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति इस एकल नागरिकता के अंतर्गत, जैसे ब्रिटेन में है, फ्रांस में है, जर्मनी में है, वो किसी भी राज्य का नागरिक हो। भारत में भी ऐसा है कि किसी भी राज्य का निवासी हो, केरल का हो, उत्तर प्रदेश का हो, जम्मू कश्मीर भी है उसमें, ठीक है, कहीं के नागालैंड का हो, आसाम का हो, उत्तराखंड का हो, कहीं का भी नागरिक हो, निवासी हो, वो भारत का नागरिक कहा जाएगा, कैन बी सिटीजन ऑफ इंडिया, हमारी एक नागरिकता है। लेकिन जैसे संघात्मक संविधान वाले देशों की अगर हम बात करें तो वहां राज्य भी अपने नागरिकता की पहचान रखता है। तो कोई भी सिटीजन, जैसे यूएसए में है तो सिटीजन ऑफ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, एंड सिटीजन ऑफ कैलिफोर्निया, सिटीजन ऑफ ऑस्टिन, सिटीजन ऑफ टेक्सास, ठीक है, सिटीजन ऑफ न्यूयॉर्क, सिटीजन ऑफ न्यू जर्सी, मतलब जो भी स्टेट है उस दोहरी नागरिकता का मतलब यहां पर 2 देश की नागरिकता नहीं हुआ। यहां पर जो दोहरी नागरिकता का मतलब वो अपने राष्ट्र का भी नागरिक है और अपने स्टेट या राज्य का भी नागरिक है। ठीक है, तो उस आधार पर यहां पर हम ये कहते हैं। अब अगर हम एकात्मक संविधान और संघात्मक संविधान में अगली तुलना करें तो अगली एक और तुलना हो सकती है संविधान संशोधन की, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन। क्योंकि हम संविधान की बात कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड यहां पर संविधान संशोधन की शक्ति, पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किसके पास है? पार्लियामेंट के पास, केंद्र के पास है। राज्य का कोई रोल यहां पर नहीं होता है, सारा काम संसद अकेले कर सकती है। ठीक है, ब्रिटेन की पार्लियामेंट के बारे में कहा जाता है कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट जो है वो केवल जेंडर चेंज नहीं कर सकती, बाकी सब कुछ कर सकती। मतलब इतनी शक्ति है उसके पास, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है उसको, उसके पास सारी शक्तियां हैं। इसीलिए सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट वहां पर बात की जाती है। लेकिन अगर हम संघात्मक संविधान वाले देशों की बात करें, संघात्मक संविधान में राज्य और की सहमति के बिना कोई भी संशोधन नहीं हो सकता। इसका मतलब कि यहां पर संसद व राज्य विधान मंडल या राज्य, ठीक है, इसका मतलब कि केंद्र व राज्य मिलकर संशोधन करते हैं। जैसे अमेरिका में किसी भी अमेंडमेंट के लिए संसद की मेजॉरिटी चाहिए 2/3 और उसके बाद राज्यों का भी सपोर्ट चाहिए। बिना राज्यों के कोई भी संशोधन नहीं हो सकता। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ पार्ट में अमेंडमेंट करने के लिए ऐसे अमेंडमेंट जिनसे राज्य प्रभावित होते हैं, यही प्रावधान है कि संसद का 2/3 बहुमत और राज्यों का भी सपोर्ट होना चाहिए, आधे से अधिक राज्यों की अनुमति होनी चाहिए, बिना वहां प्रस्ताव पास हुए संशोधन नहीं हो सकता। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहां पर जो है अगर हम देखें तो एकात्मक संविधान और संघात्मक संविधान, इन दोनों की तुलना का आधार अगर हम देखें क्या है, तो इन दोनों की तुलना का आधार हमेशा आप दिमाग में रखिएगा, केंद्र राज्य संबंध,
सेंट्रल स्टेट रिलेशन, केंद्र राज्य संबंध, ठीक है, ये आधार है सेंट्रल स्टेट रिलेशन। अगर आपसे कभी भी कोई पूछे कि कौन से बेसिस पर, कौन से आधार पर हम किसी देश के संविधान को एकात्मक संविधान कहते हैं या किसी संविधान को संघात्मक संविधान कहते हैं, तो केंद्र और राज्य के संबंध के आधार पर, सेंट्रल स्टेट के रिलेशन के बेसिस पर हम एकात्मक या संघात्मक कहते हैं। जिस देश के संविधान में सभी शक्तियां केंद्र की ओर हैं, पूरी तरह से केंद्रीकरण है, सेंट्रलाइजेशन है, वो एकात्मक। जहां पर शक्तियां वितरित हैं, डिस्ट्रीब्यूट हैं, किसके बीच, सेंट्रल और स्टेट के बीच, वहां हम क्या कहते हैं, संघात्मक, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन या संघात्मक संविधान। ठीक है, कई बार मैं क्लासेस में इसकी तुलना फैमिली से भी करता हूं, परिवारों से भी करता हूं। एक परिवार ऐसा है, एक फैमिली ऐसी है जहां पर जो है, अगर ये कहा जाए, जहां पर जो परिवार में अगर ये कहा जाए कि एक मुखिया जो है उसके अनुमति के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। आपको मोबाइल यूज करना है, बिना चीफ ऑफ फैमिली, हेड ऑफ फैमिली के परमिशन के आप नहीं कर सकते। आपको बाहर जाना है, किसी और की परमिशन से आप नहीं कर सकते। सिर्फ उसी हेड ऑफ फैमिली, वो पापा है तो पापा, वो दादाजी हैं तो दादा, बड़े पापा हैं तो बड़े पापा, ठीक है, मम्मा है तो मम्मा, मतलब कोई भी हो सकता है। ठीक है, उसकी परमिशन के बिना, कहते हैं वो अक्सर हम लोग के यहाँ ये कहा जाता है कि हमारी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। ठीक है, तो अगर कोई ऐसी फैमिली जहां पर सारी पावर्स एक जगह सेंट्रलाइज हैं, बिना उसकी परमिशन के, तो वो क्या हो गया, वो एकात्मक। ऐसी फैमिली जहां पर उस मुखिया से परमिशन के बिना कुछ नहीं हो सकता, सही बात है, बट कुछ मामलों में आप अपने उसके डिसेंडिंग ऑर्डर्स में जो लोग हैं उनसे परमिशन लेकर आप काम कर सकते। आप उस मुखिया के अतिरिक्त जो बड़े हैं उनसे परमिशन लेकर, आपका कोई बड़ा भाई है उससे परमिशन ले लिया, कोई दीदी है उनसे परमिशन ले लिया, पापा से नहीं मम्मा से परमिशन ले लिया और आप काम कर सकते हो। तो ऐसी फैमिली क्या हुई, वहां पावर्स, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूट है कि मुखिया ने कह दिया कोई बात नहीं, तुम हमसे इस मामले में नहीं पूछना, तुम उससे पूछ लेना, बता देना, तुम इन्फॉर्म कर देना और तुम इसके आधार पर ये काम कर लेना। तो अगर ऐसा कहा गया, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन है, वहां पर पावर्स डिस्ट्रीब्यूट है। वहां ये नहीं कहा जा रहा तुमने मेरे से पूछे बिना ऐसा क्यों किया, तो वहां डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसका मतलब वहां पर संघात्मक है। तो ऐसे ही बच्चों, कोई राष्ट्र या कोई देश जो होता है उसमें केंद्र मुखिया होता है, हेड ऑफ फैमिली, चीफ ऑफ फैमिली, और राज्य क्या होते हैं, राज्य उस परिवार की इकाई होते हैं, यूनिट्स होते हैं। उन दोनों के रिलेशन, अगर सारी पावर्स मुखिया के पास है, केंद्र के पास है, तो एकात्मक। अगर संविधान में डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, पावर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, मुखिया और इकाइयों के बीच डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका मतलब संघात्मक। ठीक है, और इसलिए यहां पर इसको इसके एक्सप्लेन करना और ज्यादा जरूरी था, क्योंकि भारतीय संविधान की जो प्रकृति है, नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो क्या है, इन दोनों का समन्वय है। ठीक है, ना हमारा संविधान एकात्मक है ना संघात्मक। हमारे संविधान में एकात्मक लक्षण भी मिलते हैं और संघात्मक लक्षण भी मिलते हैं, दोनों चीजें मिलती हैं। तो इसीलिए कहते हैं नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कोऑर्डिनेशन ऑफ यूनिटरी एंड फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आप इसको आसानी से आपने समझा होगा। अब हम लोग अगली तुलना पर आते हैं, क्योंकि आज हमें 10 बिंदुओं पर तुलना करनी है। तो अब इसके बाद हम तुलना करेंगे प्रेसिडेंट गवर्नमेंट सिस्टम और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम। दो तरह की शासन व्यवस्था, दो तरह के संविधानों की तुलना की, अब दो तरह की शासन व्यवस्था की तुलना करेंगे। प्रेसिडेंट गवर्नमेंट सिस्टम और पार्लियामेंट गवर्नमेंट सिस्टम। राष्ट्रपति शासन
प्रणाली, इसको अध्यक्षीय शासन प्रणाली भी कहते हैं। ठीक है, तो प्रेसिडेंट गवर्नमेंट सिस्टम या अध्यक्षीय शासन प्रणाली और संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम। प्रेसिडेंट गवर्नमेंट सिस्टम, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम। ठीक, इन दोनों की तुलना करते हैं। इन दोनों की तुलना के जो बिंदु हैं उस पर आते हैं। तो सबसे पहला बिंदु क्या है, यहां पर जो कार्यपालिका है वो कैसी है। कार्यपालिका या एजुकेटिव की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेटिव, कार्यपालिका या एजुकेटिव की संरचना राष्ट्रपति शासन प्रणाली में और संसदीय शासन प्रणाली में कैसी है। तो यहां जो संरचना होती है कार्यपालिका की वो एकल होती है, एकल कार्यपालिका। अभी हम बता रहे हैं कैसे, एकल कार्यपालिका। और यहां पर क्या होती है, बहुल कार्यपालिका, प्लूरल एजुकेटिव, प्लूरल एजुकेटिव। एकल कार्यपालिका व बहुल कार्यपालिका। यहां पर यूनिफॉर्म या सिंगल एजुकेटिव है, यहां पर प्लूरल एजुकेटिव है। कैसे, जब अध्यक्षीय शासन प्रणाली, हाँ यहां पर एक चीज और आपको बता दें, यहां आप अपने दिमाग में यूएसए का पिक्चर ले आइए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और यहां पर ब्रिटेन, या अगर हम सबसे अच्छा कहें यहां पर हम भारत की बात करते हैं। क्यों ब्रिटेन को बार बार हम ला रहे हैं, ब्रिटेन से अच्छी अगर हम पार्लियामेंट सिस्टम की बात करें तो इंडिया में, तो हम अपने देश से तुलना करते हैं। ठीक है, ब्रिटेन को भगाओ यहां से। तो राष्ट्रपति शासन प्रणाली और संसदीय शासन प्रणाली या अध्यक्षीय शासन प्रणाली, एकल कार्यपालिका। अमेरिका में, अमेरिका की तुलना हम करने जा रहे हैं, अमेरिका में राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख है और राष्ट्रपति जो है वो किसी की सलाह से काम नहीं करता, वो सारी शक्तियों का संचालन स्वयं करता है, स्वयं अपनी शक्तियों का संचालन करता है, किसी की सलाह से नहीं। यानी इसका मतलब वास्तविक रूप से उसके अंदर कार्यपालिका शक्तियां निहित हैं। आप देख रहे होंगे राष्ट्रपति ट्रंप ने ये किया, राष्ट्रपति ट्रंप ने ये डिसीजन लिया। ठीक है, अकेला राष्ट्रपति डिसीजन लेता है, ऐसा करना है वैसा करना है। वो किसी मिनिस्टर से सजेशन ले सकता है, ऐसा नहीं है, बट उसके लिए बाध्य नहीं है, उसकी सलाह पर काम करना ऐसा नहीं। इसलिए उसको क्या कहते हैं, सिंगल एजुकेटिव। यहां क्या, भारत में बहुल कार्यपालिका। यहां पर राष्ट्रपति अकेला अपनी कार्य प्रणाली बनाता है, उसका संचालन करता है। यहां पर राष्ट्रपति जो भी करता है, राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख तो है, लेकिन राष्ट्रपति किसकी सलाह से काम करता है, मंत्री परिषद। तो मंत्री परिषद और राष्ट्रपति को अगर मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लूरल एजुकेटिव, बहुल कार्यपालिका। बहुल कार्यपालिका, एक से अधिक लोगों में कार्यपालिका शक्तियां निहित हैं। अकेला राष्ट्रपति हमारे यहां कुछ नहीं कर सकता, अकेला प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर सकता। संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार मंत्री परिषद की सलाह से राष्ट्रपति कार्य करेगा। ठीक, अब जो तुलना का अगला बिंदु है वो है कार्यपालिका और विधायिका का संबंध। कार्यपालिका यानी एजुकेटिव व विधायिका, लेजिस्लेचर, विधायिका का संबंध। कार्यपालिका विधायिका का संबंध इन दोनों सिस्टम में, गवर्नमेंट सिस्टम में कैसा होता है उस पर आते हैं। और मैं आपको बच्चों बता दूं, जैसे हम जब एकात्मक और संघात्मक संविधान की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि ये दोनों किस बेस पर होता है, केंद्र और राज्य के संबंध।
उसी तरह से कार्यपालिका और विधायिका, कार्यपालिका मतलब सरकार, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, विधायिका मतलब संसद, इन दोनों के संबंध के आधार पर ही हम किसी देश में ये कहते हैं कि राष्ट्रपति या अध्यक्षीय शासन प्रणाली है, किसी देश में संसदीय शासन। कैसे, अभी देखते हैं। यहां पर कार्यपालिका व विधायिका के मध्य शक्तियों का पृथक्करण होता है। पृथक्करण, सेपरेशन होता है, पृथक्करण। कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों का पृथक्करण, यह सिद्धांत लागू होता है। सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन एजुकेटिव एंड लेजिस्लेचर। मतलब क्या है? विधायिका कानून, विधायिका यानी पार्लियामेंट, विधायिका लेजिस्लेचर, आपका काम क्या है? टू लेजिस्लेट द लॉ। विधायिका, विधा बनाने वाली इका, आपका काम है कानून बनाना, तो आप कानून बनाओ। कार्यपालिका, कार्य करने वाली पालिका, उस कानून को लागू करने वाली पालिका, आपका काम है कानून को लागू करना, आप उसको लागू करो। तो विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उसको लागू करती है। कोई किसी में इंटरफेयर नहीं करता, इसको आप समझिएगा। पृथक्करण कैसे है, सेपरेशन कैसे है? कोई किसी में इंटरफेयर नहीं करता, क्योंकि यहां पर कार्यपालिका का सदस्य विधायिका का सदस्य नहीं होता। कार्यपालिका मतलब मंत्री जो है वो संसद के सदस्य नहीं होते, दोनों एक दूसरे से अलग होकर काम करते हैं। कोई भी किसी प्रकार का जो है वो इंटरफेयर नहीं करता। ठीक है। अमेरिका में अगर हम राष्ट्रपति से लेकर किसी भी मंत्री की बात करें, रक्षा मंत्री हो, विदेश मंत्री हो, कोई भी मिनिस्टर जो है, गृह मंत्री है, कोई भी मिनिस्टर, वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होता। पार्लियामेंट का अपना काम है, वो कानून बनाएगी, कौन से विषय पर कानून बनाना है, और मंत्रियों का, राष्ट्रपति का काम है उसे लागू करना। तो दोनों अलग अलग काम करते हैं। इवन यहां तक होता है कि वहां पर राष्ट्रपति रिपब्लिकन पार्टी का है और संसद में बहुमत जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी का। मतलब दोनों जगह अलग अलग पार्टी है और उसके बाद भी सरकार चल रही है, दोनों सेपरेट है। भाई आपका काम आप अपना कानून बनाओ, हमारा काम उसको लागू करना, हमारा काम व्यवस्था देखना है। हम एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करेंगे। सेपरेशन ऑफ पावर्स, बिल्कुल ये थ्योरी है। सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, सॉरी बिटवीन एजुकेटिव एंड लेजिस्लेचर। ना तो लेजिस्लेचर कोई इंटरफेयर करेगा एजुकेटिव में, ना तो। लेकिन अब हम अपने देश में आते हैं, भारत की संसदीय शासन प्रणाली में। तो यहां क्या है? यहां कार्यपालिका यानी एजुकेटिव और लेजिस्लेचर यानी विधायिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण हो सकता है? नहीं, शक्तियों का सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन ऑफ पावर्स बिटवीन एजुकेटिव एंड लेजिस्लेचर। एजुकेटिव कार्यपालिका और विधायिका के बीच शक्तियों का सामंजस्य होता है, कोऑर्डिनेशन होता है। क्यों? क्योंकि कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के सदस्य भी होते हैं। कार्यपालिका के ऊपर विधायिका को चलाने की जिम्मेदारी भी होती है। कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ जो संसदीय कार्य मंत्री है, हमारे यहाँ जो विधि कानून मंत्री हैं, उनका काम क्या होता है कि संसद की बैठक बुलाई गई, अब उसके बाद उसका प्रारूप क्या होगा, कौन से विधेयक लाए जाएंगे, ये कौन तय करता है? ये कोई संसद सदस्य नहीं तय कर रहा है, ये मंत्री तय कर रहे हैं। ज्यादातर प्रारूप मंत्री तय, वहां पर मंत्रियों से कोई लेना देना नहीं। यहां पर वो मंत्री, क्योंकि मंत्री को यहां सदन में जाना ही नहीं है, यहां पर मंत्री को सदन में जाना है, वो सदन का मेंबर है। ठीक है। तो दोनों के बीच
बीच कोऑर्डिनेशन होता है कार्यपालिका और विधायिका। सरकार और संसद के बीच सामंजस्य होता है, दोनों अपना काम अलग अलग करते हैं। विधायिका अपना कानून बना रही है, लेकिन कार्यपालिका के कोऑर्डिनेशन के बिना विधायिका कानून नहीं बना सकती। कई बार आपने देखा होगा भारत में कई विधेयकों पर सर्वदलीय बैठक बुलानी पड़ी प्रधानमंत्री को, है कि नहीं? सभी मंत्रियों, सभी व्हिप जारी करना पड़ता है। तमाम ऐसी चीजें यहां पर क्यों होती हैं? मंत्रियों की उपस्थिति अनिवार्य की जाती है, उनको जवाब देना पड़ता है। तो ये सारा कोऑर्डिनेशन कहां हो रहा है? संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम में। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों कि प्रेसिडेंट गवर्नमेंट सिस्टम और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम में अगर ये कहा जाए कि किस आधार पर होता है, तो ये ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन बिटवीन एजुकेटिव एंड लेजिस्लेचर, कार्यपालिका और विधायिका के संबंध के आधार पर होता है। अगर दोनों के बीच शक्तियों का पृथक्करण है, सेपरेशन ऑफ पावर्स, आपका काम कानून बनाना, हमारा काम कानून लागू करना, हम आप में इंटरफेयर नहीं करेंगे, आप हमारे में इंटरफेयर, तो वो कौन सी व्यवस्था होगी? अध्यक्षीय शासन प्रणाली, जैसा कि अमेरिका में। अगर दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन है, आप हमारे मेंबर हो, हम आपके मेंबर हैं, दोनों एक दूसरे के मेंबर हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, तो इसका मतलब वो कौन सी शासन प्रणाली होगी? संसदीय शासन प्रणाली। ठीक है, अब अगली तुलना पर हम आते हैं, और वो अगली तुलना है कार्यपालिका का उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेटर। कार्यपालिका का उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेटर। तो देखिए, कार्यपालिका का उत्तरदायित्व तो अगर हम प्रेसिडेंट गवर्नमेंट सिस्टम में करें, तो यहां पर जो कार्यपालिका है, एजुकेटिव है, वो सामान्यतः, जनरली सामान्यतः विधायिका के प्रति, लेजिस्लेचर या संसद के प्रति, विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। ठीक है, इसको आप समझने की कोशिश करिए। कार्यपालिका सामान्यतः, जनरली विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, बस विशेष रूप से उत्तरदायी है। विशेष क्या? कि क्योंकि विधायिका हमारी यहां पर जो संसद है, वो विशेष बहुमत के द्वारा ही कार्यपालिका अर्थात राष्ट्रपति के विरुद्ध कोई प्रस्ताव पास कर सकती है। इसके अलावा सामान्य उत्तरदायित्व तो नहीं है कि यहां मंत्रियों को जाकर संसद में प्रश्न का उत्तर देना है, जवाब देना है, ठीक है, उनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरी बात ये कि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां सिर्फ और सिर्फ इम्पीचमेंट जैसी प्रोसेस है, इम्पीचमेंट है, महाभियोग जैसी है कि आपको अगर हटाना है तो वो स्पेशल प्रोसेस, तो सामान्य उत्तरदायित्व तो नहीं हुआ, वो विशेष उत्तरदायित्व। लेकिन यहां पर अगर संसदीय शासन प्रणाली, यहां एजुकेटिव सदैव, हमेशा, जनरली किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधायिका के प्रति, लेजिस्लेचर के प्रति उत्तरदायी होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, हमेशा उत्तरदायी होती है। क्यों? क्योंकि विधायिका, सबसे लास्ट वाला जो होता है वही हम बता दे रहे, विधायिका सामान्य बहुमत के द्वारा, जनरल मेजॉरिटी 1/2 + 1, सामान्य बहुमत के द्वारा कार्यपालिका को हटा सकती है, कार्यपालिका को हटा सकती है, रिमूव कर सकती है। ठीक है, तो यहां पर जनता ने चुना है अपने अध्यक्ष को, तो वो जनता के प्रति सामान्यतः उत्तरदायित्व तो हो गया, लेकिन इसके प्रति उत्तरदायी नहीं विधायक। यहां पर विधायिका के बहुमत, संसद के बहुमत के आधार पर कार्यपालिका चुनी जाती है, तो वो सदैव इसके प्रति उत्तरदायी होती है। एक अविश्वास प्रस्ताव आया, सामान्य बहुमत से ही उसे हटाया जा सकता है। और इसके अलावा मंत्रियों से प्रश्न पूछना, तमाम ऐसे माध्यम होते, विधेयकों के द्वारा तमाम प्रकार के विधेयक लाए जाते हैं, और कहीं ना कहीं वो उत्तरदायित्व तो रहता है।
ठीक है। तो जनरली यहां पर जो है वो सदैव हमारी जो कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी है, क्योंकि वहां पर उनको जाना आना है, वो उसके सदस्य भी हैं। और सबसे आसान रास्ता क्या है, बाय द जनरल मेजॉरिटी अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दिया गया तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा या फिर राष्ट्रपति द्वारा उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा। ठीक है। अब अगर हम अगली तुलना देखें तो जनता के प्रति उत्तरदायित्व क्या है, किसका कैसा है। ये तो कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायित्व है। ठीक है। अगर हम यहीं पर तुलना करें जनता के प्रति उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबल पब्लिक के प्रति, तो यहां पर लेस है, कम है, यहां पर क्या है, अधिक है। ठीक है। यहां पर कम है, लेस रिस्पॉन्सिबल टू पब्लिक। क्यों? उसे पता है हम 4 साल के लिए 5 साल के लिए चुन लिए गए, अब जनता में कोई विधेयक पास नहीं होने जा रहा है कि वो हमें हटाने जा रही है, और संसद से विशेष बहुमत से हटा सकती है। तो सामान्यतः हटाने का यहां पर चांस नहीं है। यहां क्या है, यहां पर उसे पता है ये लोकतांत्रिक व्यवस्था अधिक लोकतांत्रिक है, अधिक डेमोक्रेटिक। क्यों है? क्योंकि हमेशा उसके ऊपर एक प्रेशर है कि अगर वो जनता द्वारा निर्वाचित जो सदन है, लोकसभा है, उसके प्रति उसका उत्तरदायित्व नहीं रहा तो वो उसे हटा सकती है। मतलब जनता के प्रतिनिधि कौन है, सांसद है, तो उनके प्रति उत्तरदायित्व है। तो कहीं ना कहीं जनता का दबाव संसद पे है और संसद का दबाव वहां पर उसके ऊपर होता है। ठीक है। जबकि यहां पर उसके ऊपर ऐसा कोई प्रेशर संसद से नहीं होता है। ठीक है। अब एक चीज और है, स्थायित्व की बात, स्टेबिलिटी। स्थायित्व या स्टेबिलिटी की अगर हम तुलना करें तो ये स्थायी कही जाती है और ये अस्थायी कही जाती है, अनस्टेबल, ये स्टेबल है। अब भाई जो स्टेबल होगी वो अनुत्तरदायी भी हो जाएगा। अगर कहीं भी शासन को ये पता है कि हमें नहीं हटा सकते तो आप इरेस्पॉन्सिबल होने में देर नहीं लगती। और जब ये पता है कि हमें जो है आप कभी भी हटा सकते हो, हमारे खिलाफ कभी भी प्रस्ताव ला सकते हो, तो वो क्या हो जाएगा, वो अनस्टेबल भी होगा। ठीक है। तो ये कहा जाता है कि अगर कहीं भी प्रेसिडेंट गवर्नमेंट सिस्टम है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली है, तो परमानेंट होती है, एक फिक्स टाइम तक सामान्यतः उसको हटाया नहीं जा सकता। लेकिन यहां कभी भी किसी भी समय नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके सामान्य बहुमत के द्वारा हटाया जा सकता है। और कई अवसर ऐसे आए हैं जब फुल मेजॉरिटी गवर्नमेंट को नहीं मिली है, गवर्नमेंट बनाने के लिए नहीं मिली है, तो कई बार ऐसा हुआ है कि कुछ ही समय के अंदर 2-2, 3-3 प्रधानमंत्री भारत में हुए। ठीक है। एक ही पंचवर्षीय योजना के अंदर अंतर्गत 3-3 प्रधानमंत्री हुए, ऐसा भी हुआ। ठीक है। तो अब आप समझ सकते हैं कि ऐसी स्थिति अगर आई तो इसका मतलब अनस्टेबिलिटी हो सकती है अगर प्रॉपर मेजॉरिटी नहीं है तो। ये कंडीशन बेस है। ठीक है। बट यहां ऐसी कोई कंडीशन नहीं। ठीक। तो अब फिर से एक बार अगर हम यहां पर समरी में आए तो किसी भी देश के शासन प्रणाली को राष्ट्रपति शासन प्रणाली या संसदीय शासन प्रणाली किसके संबंध के आधार पर कहा जाता है, कार्यपालिका व विधायिका के संबंध के आधार। ठीक है। फिर से मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूं। यदि कार्यपालिका यानी सरकार और विधायिका अर्थात संसद दोनों के बीच शक्तियों का पृथक्करण है, सेपरेशन ऑफ पावर्स, कानून बनाओगे, आप लागू करोगे, तो फिर क्या होगा, प्रेसिडेंट गवर्नमेंट सिस्टम, अध्यक्षीय शासन। अगर दोनों के बीच सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन है, दोनों एक दूसरे के मेंबर हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, देन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम। उसी तरह से जैसे एकात्मक और संघात्मक संविधान कैसे होते हैं, केंद्र राज्य संबंध के आधार। ठीक है। तो ये दूसरा महत्वपूर्ण जो हम लोगों ने बिंदु था उस पर तुलना की। अब थर्ड पॉइंट पर आते हैं, तीसरे पॉइंट पर आते हैं, और आशा है कि आपको ये तुलनात्मक जो स्वरूप है वो अच्छा लग रहा होगा। और ऐसे ही हम लोग कुछ और चीजों की तुलना आगे बढ़ाते हैं।
हमेशा एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि जो कंपैरेटिव स्टडी होती है वो बहुत सारे कंफ्यूजन्स को दूर करती है, और इसीलिए हमारा एक प्रयास है कि ऐसी चीजें जो थोड़ा समझने वाली हैं, तथ्यों से परे हैं, उनको हम लोग समझने की कोशिश करें तो बेटर होगा। तो अब अगली तुलना हम लोग करने जा रहे हैं यहां पर मूल अधिकार मूल कर्तव्य राज्य के नीति निदेशक तत्व, ये तीनों की तुलना एक साथ हम कर रहे हैं यहां पर। ठीक है, मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में, मूल कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज भाग 4 ए में, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में। अगर हम आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 12 to 35, 51 ए, 36 to 50। ठीक, मूल अधिकार अर्थात व्यक्ति के ऐसे प्राकृतिक अधिकार, ऐसे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन और उसके व्यक्तित्व विकास के लिए अनिवार्य है। तो ये किसके अधिकार है? ये व्यक्ति के अधिकार, ये व्यक्ति का अधिकार कह सकते हैं, व्यक्ति का अधिकार, राइट ऑफ अ पर्सन, राइट ऑफ अ सिटीजन, है कि नहीं? ये क्या है? कर्तव्य है। किसका कर्तव्य है? व्यक्ति का कर्तव्य। ड्यूटी ऑफ पर्सन, व्यक्ति का कर्तव्य। ये किसका कर्तव्य? राज्य का कर्तव्य, ड्यूटी ऑफ स्टेट। राज्य का यह कर्तव्य है कि वह अपनी नीतियों में इन निदेशक तत्वों को लागू करे। ठीक है, ग्राम पंचायत की स्थापना करे, बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करे, गरीब असहाय व्यक्तियों की सहायता करे, पर्यावरण संरक्षण करे। ये किसका कर्तव्य है? राज्य का कर्तव्य है। हमारा ये अधिकार हमें मिलना चाहिए, स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन का अधिकार। नागरिक का कर्तव्य है, व्यक्ति का कर्तव्य है। पर्सन यहां पर नागरिक है, सिटीजन है, इंडियन सिटीजन है, उसका कर्तव्य है क्या? कि इन चीजों की रक्षा, इन चीजों को करना होगा, राष्ट्र के प्रति हमारा जो कर्तव्य है। ठीक है, अब जब यहां पर ये अधिकार है तो अब यहां अगली बात आती है, ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय, इंप्लीमेंटेड बाय कोर्ट। प्रवर्तनीय, कुछ लोग यहां पे परिवर्तनीय लिख लेते हैं, गलत है। प्रवर्तनीय, इंप्लीमेंटेशन हो सकता है इसका, प्रवर्तन में लाया जाए। अगर हमें हमारे अधिकार सरकार नहीं दे रही है तो न्यायालय उसको इंप्लीमेंट करा सकता है, रिट जारी कर सकता है। प्रवर्तनीय, ये क्या है? प्रवर्तनीय नहीं, किसके द्वारा? न्यायालय द्वारा। न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं, ये भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं। ठीक है, ये तुलना का बिंदु है जो बहुत महत्वपूर्ण है कि नॉट इंप्लीमेंटेड बाय कोर्ट, नॉट, जहां पर ड्यूटी आ गई, कर्तव्य आ गया, कर्तव्य अगर हम कर देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते तो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं, नॉट इंप्लीमेंटेड बाय कोर्ट। ठीक है, यहां पर भी मैं फैमिली के रिश्तों की बात करता हूं कि मां बाप से आपका जो संबंध है वो मूल अधिकार वाला है। हमें ये चाहिए, हम इसको लेंगे, जिद करेंगे, लेकिन और जितने भी रिश्ते होते हैं, भाई बहन या कोई भी और रिश्ता, वहां पर क्या होता है? वहां पर कर्तव्य है उनका कि आप छोटे हो, आपके लिए कर दिया, आपका कर्तव्य है बड़े के लिए, आपने ये कर दिया, लेकिन वो कहीं ना कहीं कंपल्सरी मेथड में नहीं आता,
नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, वही हाल यहां पर है। राज्य का कर्तव्य राज्य ने कर दिया, अच्छी बात, नहीं किया तो हम उसको इंप्लीमेंट नहीं करा सकते कोर्ट के द्वारा। व्यक्ति का कर्तव्य, नागरिक का कर्तव्य कर दिया, अच्छी बात है, नहीं किया तो उसको हम इंप्लीमेंट नहीं करा सकते कोर्ट। लेकिन यहां ये हमारा अधिकार है, हमें मिलना चाहिए, तो ये हम, अब ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, इसका मतलब ये शक्ति किसको देता है? न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है। अगर न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है, और इसी पार्ट में लिखा है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो हमारे इस अधिकारों को छीनती है, और न्यायालय ये देखेगा कि ऐसी विधि क्या है, तो इसका मतलब कि किसकी शक्ति को सीमित करता है? राज्य की शक्ति को सीमित करता है। ठीक है, न्यायालय हमेशा इसीलिए इसको फेवर करता है, न्यायालय इसको इंप्लीमेंट करा सकता है, इसलिए ये न्यायालय को शक्ति प्रदान कर रहा है। राज्य जो है वो उसकी शक्ति को सीमित करता है, क्योंकि ये कहता है, ये पार्ट ये कहता है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो हमारे मूल अधिकारों को छीन सकती है या कम कर सकती। लेकिन अब यहां इसकी तुलना अगर हम इससे करें, इससे तो यहां नहीं करने का कोई मतलब है, अभी इस बिंदु पर अगर हम तुलना करें तो ये राज्य को शक्ति प्रदान कर रहा है, न्यायालय की शक्ति को नहीं सीमित कर रहा है, लेकिन किसको शक्ति दे रहा है? राज्य को शक्ति प्रदान करता है। राज्य को शक्ति प्रदान करता है, इस गवर्नमेंट को शक्ति प्रदान करता है। क्यों? क्योंकि भाग 4 में कहा गया, आर्टिकल 44 कहता है इस राज्य को समान नागरिक संहिता लागू करनी चाहिए। आर्टिकल 48 कहता है, 48 ये कहता है राज्य को पर्यावरण संरक्षण करना चाहिए। आर्टिकल 40 कहता है राज्य को जो है ग्राम पंचायतों की स्थापना करनी चाहिए। तो ये पार्ट जो है वो राज्य को इन निर्देशों के अंतर्गत शक्ति प्रदान कर रहा है कि राज्य को ये करना चाहिए। तो इसका मतलब ये किसको? राज्य को शक्ति प्रदान करता है। उसका इसका उल्टा नहीं हो सकता कि न्यायालय की शक्ति को सीमित करता है ना, क्योंकि वो न्यायालय के लिए कुछ नहीं कह रहा है। लेकिन हाँ, अगर हम इसको तुलना करें कि ये न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है, फंडामेंटल राइट, तो नीति निर्देशक तत्व किसको प्रदान करता है? राज्य को शक्ति प्रदान करता है। यहां पर मूल अधिकार राज्य की शक्ति को सीमित क्यों करता है? क्योंकि कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जिनको ये कहा गया कि इसको आप जो है अल्टर नहीं कर सकते। इसका मतलब सीधी सी बात है कि राज्य को ये कह दिया गया कि आप ऐसा कोई कानून नहीं बनाओगे जो इन अधिकारों को छीनता। राज्य कानून के द्वारा ही तो छीन सकता है, तो वहां पर उसको सीमित कर देता है। ठीक है, तो इस रूप में हम आप यहां पर देख रहे हैं कि ये तुलनात्मक रूप से हमारा जो ये 3 टॉपिक है वो कैसे अक्सर इन पर तुलनात्मक रूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसीलिए हमेशा देखिए, ये न्यायालय इसको फेवर करता है, इसके फेवर में डिसीजन देने की बात करता है। राज्य किसको फेवर करता है? हमें इसको ये शक्ति। दोनों के बीच, निदेशक तत्व और मूल अधिकारियों के बीच बहुत सारा संघर्ष हुआ है, वो हम अपनी डिटेल क्लास में उसको डिस्कस करते हैं। उसमें भी कई सारे केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट के और संविधान संशोधन हुए हैं, लेकिन वो काफी डिटेल में से हम उसको डिस्कस करते हैं। यहां ब्रीफली मैं इसको आपको एक कंपेयर आपके सामने कर रहा हूं। ठीक है, अब अगली चीज पर आते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है धन विधेयक और वित्त विधेयक। तुलना का अगला बिंदु है मनी बिल एंड फाइनेंस बिल या फिनेंस बिल। तो अक्सर धन विधेयक और वित्त विधेयक को लेकर लोगों में कंफ्यूजन होता है। बहुत आसान शब्दों में मैं आपको बता रहा हूं और इसको आप समझने की कोशिश करिएगा। धन विधेयक, वित्त विधेयक। धन विधेयक अंडर आर्टिकल 110, वित्त विधेयक अंडर आर्टिकल 117, 117। ठीक, अब इसको समझना है सिर्फ आपको। तो धन विधेयक और वित्त विधेयक की अगर हम बात करें तो देखिए, दोनों का बहुत आसान भाषा में मैं आपको तुलना बता रहा हूं।
देखिए, धन विधेयक स्पेशल बिल है और ये कहा जाता है कि लोकसभा का जो स्पीकर है वो इसको प्रमाणित करता है, सर्टिफाई करता है। तो धन विधेयक के बारे में सीधी सी सामान्य परिभाषा है कि यदि किसी विधेयक में, किसी भी बिल में, आप समझिएगा इसको, यदि किसी विधेयक में या किसी बिल में अनुच्छेद 110 का कोई विषय शामिल है तो उसे धन विधेयक कहा जाएगा। उसे लोकसभा स्पीकर द्वारा मनी बिल प्रमाणित किया जाएगा या सर्टिफाई किया जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया। अब आप पूछेंगे कि 110 में विषय कौन है? जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी कर को अधिरोपित करना, किसी कर को इंप्लीमेंट करना, किसी भी टैक्स को लगाना, किसी भी टैक्स को एबॉलिश करना, समाप्त करना, अल्टर करना, उसको चेंज करना, कम या ज्यादा करना। ठीक है, ये ऐसे सब्जेक्ट्स दिए गए हैं 110 में, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। तो उसके अंतर्गत ये स्पष्ट, मैं उस उदाहरण बता रहा हूं आपको कि अगर ऐसा कोई विधेयक जिसके द्वारा अल्टर किया जाए या नया कर लगाया जाए, या फिर भारत सरकार भारत की कॉन्सोलिडेटेड फंड से उधार लेने जा रही है, भारत की संचित निधि से उधार ले रही है जो वर्ल्ड बैंक से लिया जाता है, उसके बिहाफ पर ऐसा कोई भी कार्य अगर होता है तो उसे कहा जाएगा धन विधेयक या मनी। ठीक है, तो सीधा सा सामान्य भाषा में अगर कहें कि कोई भी ऐसा विधेयक लोकसभा स्पीकर द्वारा प्रमाणित किया जाता है जिसमें अगर कोई 110 का विषय शामिल है तो उसे कहा जाता है मनी बिल या धन विधेयक। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी कर को लागू करने के लिए, कर को कम करने के लिए लाया गया विधेयक। ठीक, ये विधेयक जो है वो बिल्कुल प्रक्रिया उसकी सामान्य। अब कहते हैं मनी बिल। व्हाट इज मनी बिल? धन विधेयक भी आ गया, वित्त विधेयक, सॉरी फाइनेंस बिल, फाइनेंस बिल या वित्त विधेयक। ये क्या है? बहुत सामान्य भाषा में, मैं संवैधानिक भाषा बहुत क्लिष्ट है, उसमें मत जाइए आप, बिल्कुल सामान्य भाषा। ऐसा कोई विधेयक, ऐसा कोई बिल जो जिसमें सरकार किसी एक वित्तीय वर्ष, किसी एक फाइनेंशियल ईयर के आय और व्यय का विवरण देती है, उसे वित्त विधेयक कहते हैं। ऐसा विधेयक जिसमें सरकार किसी एक वित्तीय वर्ष के आय और व्यय का विवरण देती है, उसे हम क्या कहते हैं? वित्त विधेयक या फाइनेंस बिल। ठीक है, अब यहां पर आपको ये बता दूं मैं कि धन विधेयक में तो सामान्य है कि इसका विषय 1 2 3 4 5 कुछ भी होगा तो उसे मनी बिल कहा जाएगा। बट वित्त विधेयक जो है वो दो प्रकार का हो सकता है। एक सामान्य वित्त विधेयक, सामान्य वित्त विधेयक, और एक होगा धन विधेयक वाला वित्त विधेयक। धन विधेयक वाला विधेयक कैसे? अभी आते हैं। मैंने कहा वित्त विधेयक ऐसा विधेयक है जिसमें किसी एक वित्तीय वर्ष के आय और व्यय का विवरण दिया जाता है, जैसे वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात बजट। सॉरी, जैसे, एक मिनट, यहां पर एक मिसिंग हुआ। जैसे सामान्य वित्त विधेयक की बात कर रहा हूं मैं, आर्थिक समीक्षा, क्योंकि वो एग्जाम्पल इधर आएगा। इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक समीक्षा 2019-20। ठीक, अभी सरकार ने बजट जब लाई तो उससे पहले क्या लाती है? इकोनॉमिक सर्वे 2019-20। ठीक, तो हम कह रहे हैं कि अगर किसी भी वित्त विधेयक में वो विधेयक है जिसमें किसी एक फाइनेंशियल ईयर 2019-20 पिछला वाला एक फाइनेंशियल ईयर के आय और व्यय का विवरण दिया जाता है, इनकम और एक्सपेंडिचर का विवरण दिया जाता है, उसे हम कहते हैं
वित्त विधेयक। और ऐसा विधेयक कौन सा होता है? सामान्य वित्त विधेयक। जैसे फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 जो बीता हुआ वर्ष है उसके हम सरकार प्रस्तुत करती कि इस बीते वर्ष में हमें इतनी आय हुई और इतना व्यय हुआ। क्या इसमें कोई टैक्स लगाया जा सकता है? क्या इसमें कोई टैक्स कम किया जा सकता है? नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका मतलब हम इसमें सिर्फ डिटेल देते हैं, आय और व्यय की डिटेल देते हैं। तो ऐसे विधेयक को हम कहते हैं सामान्य वित्त विधेयक। लेकिन धन विधेयक वाला वित्त विधेयक मतलब हम किसी एक ऐसे वित्त वर्ष के आय और विवरण का विवरण दे रहे हैं, डिटेल दे रहे हैं, और उसके साथ साथ उस विधेयक में धन विधेयक का कोई विषय भी शामिल है। जैसे फॉर एग्जांपल वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल डिटेल या रिपोर्ट असेसमेंट, और इसी को हम कहते हैं बजट 112 के अंतर्गत जो आता है। अब इसमें क्या होता है, अब ये बजट कब का होता है? 2020-21 अगले वित्तीय वर्ष के आय और व्यय का विवरण। अगले फाइनेंशियल ईयर में सरकार को इन सेक्टर से इतनी आय का अनुमान और इन सेक्टर्स पर इतने व्यय का अनुमान। साथ ही साथ जब भी बजट आता है क्या हम कोई टैक्स कम या ज्यादा करते हैं कि नहीं करते? अगर हम टैक्स कम या ज्यादा कर रहे हैं, अगर हम किसी प्रकार का खर्च कॉन्सुलेटेड फंड पर भारित घोषित कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, तो किसका विषय हो जाएगा? 110। तो इसका मतलब अब जब हम इकोनॉमिक सर्वे लाते हैं तो वो जनरल फाइनेंस बिल है, क्योंकि उसमें हम सिर्फ किसी वित्तीय वर्ष के आय और व्यय का विवरण दे रहे हैं। लेकिन जब हम एनुअल फाइनेंशियल पूरा बजट लेकर आते हैं अगले वित्तीय वर्ष का, तो उसे कहते हैं धन विधेयक वाला वित्त विधेयक। क्यों? क्योंकि उस डिटेल के साथ 110 का भी विषय शामिल होता है, जैसे किसी प्रकार का नया कर लगाना, किसी कर को कम करना, कोई सेस लगा देना। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ भी कर रहे हैं तो हम आय व्यय का विवरण भी दे रहे हैं और 110 का विषय भी उसमें शामिल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आप यहां पर देख रहे हैं। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं, धन विधेयक बहुत आसान है। अगर किसी विषय विधेयक में 110 का विषय शामिल है तो उसे धन विधेयक कहेंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बता दिया, टैक्स रिलेटेड एग्जांपल हुआ कोई भी। ठीक है, वित्त विधेयक ऐसा विधेयक जिसमें किसी एक वित्तीय वर्ष के आय और व्यय का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। वो दो प्रकार का हो सकता है, जनरल फाइनेंस बिल एंड स्पेशल फाइनेंस बिल। इसमें क्या इंक्लूड है? कोई धन विधेयक वाला विषय। ठीक है, दोनों आपके सामने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के रूप में आ गए। ठीक है, अब हम आगे आते हैं और विधेयकों की तुलना में एक और तुलना कर लेते हैं, सामान्य विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। सामान्य विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, जनरल बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। ठीक है, तो देखिए, किसी भी सामान्य कानून को, अधिनियम को बनाने के लिए, ठीक है, किसी भी अधिनियम या एक्ट को निर्मित करने के लिए लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया विधेयक, इसे हम कहेंगे सामान्य विधेयक, जनरल बिल। ठीक, अब यहां पर क्या है? किसी संवैधानिक प्रावधान में संशोधन के लिए लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत विधेयक,
दोनों में आप देख रहे हैं ये अधिनियम या एक्ट या कानून बनाने के लिए लाया गया विधेयक है, ये संवैधानिक प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में अमेंडमेंट के लिए लाया गया विधेयक। दोनों में कॉमन क्या है, ये भी लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत हो सकता है, ये भी लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत हो सकता है। दूसरी बात यहां पर क्या है कि इस विधेयक को उपस्थित सदस्यों की सामान्य बहुमत से पारित किया जाता है। 1/2+1 उपस्थित सदस्यों, सेम यहां पर इस विधेयक को या बिल को प्रेजेंट मेंबर या उपस्थित सदस्यों की 2/3 बहुमत, उपस्थित कॉमन है, बस अंतर क्या है, यहां 2/3, यहां सामान्य 1/2+1, 2/3 बहुमत से पारित। ठीक, दोनों हाउस में यहां पास हुआ, यहां पास हुआ, यहां सामान्य, इसको सामान्य बहुमत से, यहां पर 2/3। अंतर अगला क्या है, इस विधेयक के लिए संयुक्त बैठक हो सकती है, संयुक्त बैठक हो सकती है। अगर लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा नहीं पास कर रही, ज्वाइंट सिटिंग हो सकती है, संयुक्त बैठक हो सकती है। ठीक है, 108 के अंतर्गत संयुक्त बैठक, इसके लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं, ज्वाइंट सिटिंग का कोई प्रोविजन नहीं है, संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए संयुक्त बैठक हो सकती है, इसके लिए संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं, मतलब लोकसभा ने पास कर दिया, अगर राज्यसभा ने नहीं पास किया तो कैंसिल। यहां पर एक ऑप्शन और है। ठीक है, एक तुलना और कर सकते हैं कि राष्ट्रपति के लिए ऐसे विधेयक पर ऑप्शन है, ऑप्शन 1 वो वापस भेज सकता है, तो ऑप्शन 2 वो उसको पॉकेट वीटो यूज कर सकता है, रखा रहने दे सकता है। कौन से, सामान्य विधेयक। ठीक है, यानी वीटो यूज कर सकता है। संविधान संशोधन विधेयक के लिए किसी भी प्रकार का कोई वीटो प्रयोग नहीं कर सकता, उसे अनिवार्य शीघ्र अनुमति देनी होगी। ठीक है, तो ये हो गया सामान्य विधेयक और हमारे संविधान संशोधन विधेयक की तुलना। अब अगली तुलना पे आते हैं, अगले पॉइंट पर, और अगला पॉइंट है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। इसको भी लेकर कई लोगों को कंफ्यूजन होता है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक, इन तीनों की तुलना, लेजिस्लेचर, एजुकेटिव एंड जुडिशियल। ठीक है, कई बार लोगों को कंफ्यूजन होता है, सर कार्यपालिका किससे बोलेंगे, विधायिका इंडिया में, भारत में हम बात करें, केंद्र में किसको बोलेंगे, राज्य में किसको, तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए इन तीनों के मामले में। विधायिका, विधायिका, लेजिस्लेचर यानी ऐसी इका जो विधा या कानून को बनाती है, लेजिस्लेचर टू लेजिस्लेट द लॉ। इसका काम क्या होगा, कार्य के आधार पर तुलना में करना, विधि निर्माण, कानून का निर्माण। कार्यपालिका, कार्य करने वाली पालिका, मतलब विधि को इंप्लीमेंट करना, लागू करना, बनाना इनका काम है, लागू करना इनका काम है। ठीक है, अब विधि सही बनी कि नहीं बनी, संविधान के अनुसार बनाएगी कि नहीं बनाएगी, विधि को सही तरीके से लागू किया गया कि नहीं किया गया। ठीक है, ये कौन करता है, इसकी समीक्षा कौन करता है, न्यायपालिका। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, रिव्यू द लॉ
विधि की समीक्षा करना। बहुत संक्षिप्त शब्दों में मैं तीनों के कार्य को आपको बता दूं। विधायिका संसद कानून बनाती है, कार्यपालिका मंत्रिपरिषद उसको लागू करती है और न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की समीक्षा करती है। अब अगर हम इन तीनों संस्थाओं को केंद्र और राज्य में देखें, केंद्र में विधायिका कौन है? संसद, पार्लियामेंट, ठीक है। कार्यपालिका कौन है? राष्ट्रपति, मंत्री परिषद, ठीक है। न्यायपालिका कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। बहुत आसान से आप समझ जाएंगे। अब संसद में दो सदन हो गए, लोकसभा, राज्यसभा। मोटे तौर पर ये हो गई हमारी विधायिका, ठीक है। अब इसी को हम देखें राज्य में क्या संरचना है। राज्य में इसको बोलेंगे राज्य। अगर हम अपने उत्तर प्रदेश से इसको देखें तो राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर, दो हाउस हो गए, विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल। यहां पर कौन आ जाएगा? राज्यपाल, मुख्यमंत्री वाली मंत्री परिषद, ठीक। यहां पर कौन हो जाएगा? उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, ठीक है। तो ये आपके सामने तुलना हो गई कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की। अब आप देखिए, कई बार कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम लोकसभा की तुलना किससे करें, राज्यसभा की तुलना किससे करें। तो भाई जैसे केंद्र में लोकसभा, वैसे राज्य में क्या हो गई? विधानसभा। आप इसको कंपेयर किससे करोगे? ये जैसे राज्यसभा यहां है, वैसे यहां पर क्या है? विधान परिषद, ठीक है। तो यहां पर हम संसद बोलते हैं, यहां पर राज्य विधानमंडल, यहां पार्लियामेंट बोलते हैं, यहां स्टेट लेजिस्लेचर। यहां पर लोकसभा बोलते हैं, हिंदी में भी इंग्लिश में भी लोकसभा बोलते हैं। यहां पर क्या बोलते हैं? यहां पर विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली। यहां पर क्या बोलते हैं? राज्यसभा, इंग्लिश में भी राज्यसभा है, ठीक है। यहां पर लेकिन विधान परिषद, हिंदी में, इंग्लिश में लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। यहां पर दोनों में कहीं का भी मेंबर हो, हम इसको बोलते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यहां पर इसको बोलते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। यहां पर दोनों का कॉमन नहीं है, ठीक है। और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, एमएलसी, एमएलए एंड एमएलसी, ठीक। जहां पर ये सदन नहीं है, अधिकतर राज्यों में नहीं है, वहां पर राज्य विधानमंडल का मतलब क्या होगा? सिर्फ विधानसभा और राज्यपाल तो ऑलरेडी शामिल है, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि यहां पर दो चीजों की तुलना हो, एक तो कार्यों की तुलना हुई, दूसरी संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ लेजिस्लेचर इन सेंट्रल एंड स्टेट, स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेटिव इन सेंट्रल एंड स्टेट, स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी इन सेंट्रल एंड स्टेट, एंड फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक। तो बच्चों ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तुलना के और कुछ बिंदुओं पर हम आते हैं और आशा है कि आपको ये तुलनात्मक चीजें आगे भी बहुत फायदे में रहेंगी आपके लिए। और बस ये है कि इस तरह से जब भी कंपेयर हो तो आप इसको सोचकर और अच्छे से करके तुलना को और आगे बढ़ाइए, ठीक है। अब मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल को लेकर बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को। हालांकि मैं इसको बता भी चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार और तुलना कर देता हूं। मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और इसको बोलेंगे कैबिनेट, ठीक। तो इन दोनों को लेकर बड़ा कंफ्यूजन है। तो देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 74, 75 की बात करें, 163, 164 की बात करें, चाहे केंद्र हो या राज्य, अधिकतर स्थानों पर शब्द
जो यूज किया गया है वो मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति ये करेगा, मंत्रिपरिषद की सलाह से राज्यपाल ये करेगा। ज्यादातर स्थानों पर मंत्रिपरिषद का ही प्रयोग किया गया है। मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग नहीं किया है, लेकिन व्यवहारिक रूप से अगर हम देखें तो हमेशा कैबिनेट की सलाह से ये हुआ। व्यवहार में काम कौन करता है, वास्तविक कार्यपालिका व्यवहार में कौन होती है? कैबिनेट, मंत्रिमंडल। आजकल आप अक्सर सुनते होंगे मुख्यमंत्री योगी जी ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई लोक भवन में, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कैबिनेट की बैठक बुलाई। तो ये जो हमेशा आपने मंत्रिपरिषद की बैठक तो नहीं सुना, मंत्रिमंडल की बैठक बुलाएगी, कैबिनेट की बैठक बुलाएगी, कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित किया, अक्सर ये सुनने को मिलता है। तो अगर हम संरचनात्मक रूप से, परिभाषात्मक रूप से बात करें तो मंत्रिपरिषद का मतलब होता है सभी प्रकार के मंत्रियों का समूह, सभी प्रकार के मंत्रियों का समूह, उसे हम कहते हैं मंत्रिपरिषद। कौन कौन हुआ इसमें? अगर हम केंद्र के आधार पर देखें, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री। अगर हम ग्रुप ऑफ ऑल टाइप ऑफ मिनिस्टर इज कॉल्ड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहें तो कुछ भी गलत नहीं है, बहुत सामान्य सी भाषा। अगर हम यहां पर कैबिनेट किसको कहेंगे? कैबिनेट मंत्रियों के समूह। कैबिनेट मंत्री, ये जो केवल कैबिनेट मंत्री है, प्रधानमंत्री, ठीक है, सॉरी यहां पर एक चीज और जोड़ देते हैं, प्रधानमंत्री व कैबिनेट मंत्रियों के समूह को क्या बोलते हैं? प्रधानमंत्री व कैबिनेट मंत्रियों के समूह को हम कैबिनेट कहते हैं। और इसको एक वेन डायग्राम से मैं अक्सर क्लास में बताता हूं। ये एक सर्किल है, किसका? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये मंत्रिपरिषद, ये सारा सर्किल है। इसके केंद्र में कौन है? सेंट्रल में पीएम, प्राइम मिनिस्टर। केंद्र में प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर। इसका जो, इसके नियरेस्ट जो सर्किल है, इसमें कौन है? कैबिनेट मंत्री। और सबसे आउटर सर्किल कौन है? राज्य मंत्री। तो आपने लिखा कैबिनेट का मतलब क्या है? प्रधानमंत्री व कैबिनेट मंत्रियों का समूह। मतलब अगर हम प्रधानमंत्री और एक कैबिनेट मंत्री वाले सर्किल को मिला दें, इन दिनों को मिला दें, तो इसी को हम बोलेंगे कैबिनेट। ठीक है, तो अगर प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने कैबिनेट की बैठक बुलाई तो इसका मतलब उस बैठक में प्रधानमंत्री अध्यक्षता कर रहे हैं और केवल कौन शामिल है? कैबिनेट मंत्री। उस बैठक में जैसे वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण होंगी, बट वित्त राज्य मंत्री वहां पर शामिल नहीं होंगे, अनुराग ठाकुर वहां पर शामिल नहीं होंगे, क्योंकि वो वित्त राज्य मंत्री हैं। वित्त मंत्री जो होगा, मंत्रालय का जो चीफ होगा, वो वहां पर शामिल। ठीक है, तो ये अंतर है मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में। मंत्रिपरिषद का मतलब ग्रुप ऑफ ऑल टाइप ऑफ मिनिस्टर्स और मंत्रिमंडल का मतलब ग्रुप ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट मिनिस्टर। ओके, तो ये आशा है कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अब हम तुलना के कुछ और बिंदुओं पर आते हैं। और आज क्योंकि ये पॉलिटी का लास्ट वीडियो लेक्चर है आपके लिए फिलहाल अभी के इस सेक्शन में, और इसलिए मैं आज ज्यादा से ज्यादा चीजों की आपके सामने तुलना रख रहा हूं। इसके बाद आपको जो है दूसरे विषय की ओर मैं लेकर चलूंगा और आशा है कि आप उसमें आप एंजॉय करोगे। ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आगे हम साइंस के सेक्शन में एंटर करेंगे। देखिए कुछ बच्चों को जो है वो यहाँ पर ये लगता है कि भाई हमारे बैच के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चलना चाहिए, कुछ बच्चों को ये लगता है कि हमारे अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चलना चाहिए। तो ये आप हमेशा ध्यान रखो बच्चों कि आपको जो है, जो इस समय हम पढ़ा रहे हैं,
तो वो जो है सभी बैच के स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के दिया जा रहा है, क्योंकि अब बैच वाइज तो यूट्यूब लेक्चर तैयार नहीं हो रहा है, ठीक है। तो सभी बैच को कंबाइन करके और उनके हित में जो मैक्सिमम हो सकता है उसको कवर अप करने की कोशिश की जा रही है। जो बच्चे सक्सेसफुल हो चुके हैं, जो बच्चे सक्सेस की तरफ आगे बढ़ चुके हैं, उनको कभी ये फील नहीं होता। वो चीजों को 10 बार रिवाइज करते हैं, वो चाहे मैथ्स हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे जीएस हो, वो 10 बार रिवाइज करते हैं। लेकिन जो कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए, कुछ ऐसे अरे ये तो हम पढ़ चुके हैं, कुछ नहीं अभी पढ़ चुके हैं, अभी क्वेश्चन पूछ लो तो पूरा खानदान याद आ जाएगा। नानी नाना छोड़ो, खाली नानी नाना को क्यों ब्लेम करते हो, पूरा खानदान याद आ जाता है। अगर किसी भी विषय पर कोई भी इतनी औकात नहीं रखता, मैं औकात बहुत कड़वा शब्द है, इतनी औकात नहीं रखता कि वो ये कहे कि आप इसमें से जो मर्जी वो पूछ लो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे जीएस हो, जीएस में चाहे पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, हर सब्जेक्ट की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट में कोई परफेक्ट हो ही नहीं सकता। अगर आप परफेक्ट हो गए, आप किसी भी सब्जेक्ट में कहो इस सब्जेक्ट में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका मतलब आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि जिस दिन व्यक्ति किसी विषय में परफेक्ट हो गया, 100% हो गया, उस दिन तो वो ऊपर चला जाएगा, क्योंकि उससे तो कैवल्य की प्राप्ति हो जाएगी ना। तो इसलिए वो ये कह ही नहीं सकता। अगर कोई भी ऐसी बात करता है तो इसका मतलब वही वाला जो मैंने बताया कि अधजल गगरी छलकत जाए, आधी गगरी है छलक रही है। हाँ, इतना थोड़ा सा पढ़ लिया, अरे ये तो पढ़े थे, अरे तो तुम तो बहुत कुछ पढ़े हुए हो। अगर आप जो है वो मैथ्स के चैप्टर्स को आप देखें तो कितनी बार आप पढ़ते हैं, या आप इंग्लिश के चैप्टर्स को, जो इंग्लिश आप पढ़ रहे हो पता नहीं कब हाई स्कूल में भी पढ़े हो, इंटर में भी पढ़े हो, अभी पढ़ रहे हो, अभी भी पढ़ रहे हो, जब तक कंपटीशन नहीं क्वालिफाई हो जाएगा तब तक पढ़ोगे। तो उसी तरह से किसी भी विषय में, तो ये आप ध्यान रखिए कि हम टीचर्स के ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमें सार्वजनिक हित के अनुसार काम करना होता है, मैक्सिमम के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए काम करना होता है, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित। पर्सनल किसी का लॉस है या पर्सनल किसी का प्रॉफिट है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। किसी एक बैच को देखकर हमें काम नहीं करना है, हमें सारे बैचेस के, हमारे लिए सारे बच्चे एक समान है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना होता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो रिजल्ट ओरिएंटेड स्टूडेंट्स हैं, हम उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। रिजल्ट ओरिएंटेड स्टूडेंट के साथ आप चलोगे तो आपका भी कल्याण हो जाएगा। उसी अनुक्रम में उनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैं देखता हूं कि कई बार, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको अभी कुछ भी नहीं पता है, ठीक है, तो वो एक एक चीज को, अभी एक भी क्वेश्चन पूछ लो तो जवाब नहीं होता है। अभी कल मैंने जो है वो जनरल स्टडी के ऑनलाइन लिंक के आधार पर क्वेश्चन पूछे, जो पेपर से निकाले गए क्वेश्चंस थे, कितने सारे गलत आंसर्स, ब्लंडर मिस्टेक कही जाएगी, ठीक है। तो बच्चों, जितना भी आपको जो प्रोवाइड किया जा रहा है उस पर पूरी तरह से ट्रस्ट करो, और सिर्फ यही तैयार कर लोगे ना, जितना क्विज, जितना एक्सरसाइज हम आपको दे रहे हैं, अगर सिर्फ यही तैयार करोगे तो आप कंपटीशन से अपने कनेक्ट रहते हुए कंपटीशन क्वालिफाई कर लो, कंपटीशन से कनेक्ट रहते। अदरवाइज गूगल की इस दुनिया में, साइबर की इस दुनिया में अनलिमिटेड मैटर है, कूदो जितना कूदना, भटकने का कोई कमी नहीं है, भटक जाओ जितना भटकना। यही छोटी पॉलिटी की चीजें जो है बहुत से लोग जो है पढ़ाते हैं, और सनसनीखेज खुलासा एकदम भयंकर, आज इतना बड़ा सा कर देंगे। हम लोग ये नहीं कर रहे, हमें सिर्फ अपनी क्लास के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें कोई यूट्यूब का चैनल नहीं चलाना है, मैं साफ शब्दों में ये बात कर रहा हूं। क्योंकि मैं बार बार एक चीज हमेशा पहले भी कहता था और आज भी कहता हूं कि ऑनलाइन का माध्यम ऑफलाइन नहीं है, ऑफलाइन का माध्यम ऑनलाइन है। ऑफलाइन जो आप करते हो इंटरेक्टिव स्टडी, आप अब इस समय अनुभव कर रहे हो, उसका माध्यम ऑनलाइन नहीं है। बस ये है कि अभी जो समय है उसमें हम लोग इसमें जितना बेस्ट कर सकते हैं वो करें। हमें अभी ये चैलेंज मिला है, इसमें हम अपना बेस्ट करें, ठीक है। तो इसलिए जो भी जिसे प्राप्त हो रहा हो, कोई कहता है कभी सर हमारा इकोनॉमी, कोई कहता है सर हमारा हिस्ट्री, कोई कहता है हमारा ज्योग्राफी, कोई कहता है हमारा साइंस, तो ऐसे सबके अनुसार नहीं चला जा सकता।
और जिसको भी लग रहा है कि मुझे ये सब्जेक्ट ज्यादा आ गया है, अब मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, तो वो अपने आप से लेफ्ट राइट कर सकता है, अपने आप से ग्रुप से। भाई तुम्हें हम जबरदस्ती तो कह नहीं रहे रिवॉल्वर लगा के पिस्टल लगा के देखो ये वीडियो, नहीं तो समझ लेना, ऐसा कुछ बोला क्या? ठीक है, ये वीडियो नहीं देखे समझ लेना, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। अभी तो ऑनलाइन है ना, अभी तो सब कुछ तुम्हारे ऊपर निर्भर है। अगर आपको तैयारी करनी है तो करिए, नहीं तो जाइए यहाँ से। बहुत सारे दुनिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारे ऑनलाइन मीडियम, ठीक है, जो इस सिस्टम के साथ ट्रस्टफुल तरीके से पूरे विश्वास के साथ अपने आप को लेके आगे चल सकता है, वो चले। क्योंकि हम लोग 10 साल से इसी सिस्टम को चलाकर इतनी सक्सेसफुल एक फैमिली का निर्माण कर पाए हैं और आगे उसको लेकर चल रहे हैं। जो नहीं चल सकता है वो अपना रास्ता चुन ले, उसके लिए कोई फोर्स नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन अगर कोई ये सोचता है कि हमारे अकॉर्डिंग पॉइंट वाइज ऐसे करें, तो वो नहीं हो सकता है। क्योंकि हमें सारे बच्चों को ध्यान रखना है, हमें मैक्सिमम के इंटरेस्ट को ध्यान में रखना है, ठीक है, और वो हम तय करेंगे, हम टीचर्स तय करेंगे, उसका सारा इंफॉर्मेशन हम लेकर हम लोग तय करते हैं, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिए। अभी तुलनात्मक रूप से हम आते हैं, थोड़ा सा मैं कुछ बातों पर गया था। तो अगली तुलना के बिंदु की अगर मैं बात करूं तो एक विश्वास प्रस्ताव आपने सुना होगा और एक अविश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो कॉन्फिडेंट मोशन और नो कॉन्फिडेंट मोशन, दो तरह के मोशन होते हैं। विश्वास प्रस्ताव वो प्रस्ताव होता है जो सरकार अपनी बहुमत को सिद्ध करने के लिए लाती है, ठीक है। अर्थात मंत्री परिषद अपने बहुमत को सिद्ध करने के लिए जो लोकसभा में लाती है। दोनों प्रस्ताव कहां आते हैं? ये दोनों प्रस्ताव प्रस्तुत व पारित कहां होते हैं? लोकसभा। चाहे ये हो या ये। सबसे बड़ी बात अब यहां पर क्या आती है कि यहां विश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत होता है? ये प्रधानमंत्री या मंत्री द्वारा, ठीक। अविश्वास प्रस्ताव किसी भी सदस्य द्वारा, अधिकतर किसके द्वारा? विपक्ष, ठीक है। तो ये प्रस्ताव जब सरकार बनती है, बहुमत प्राप्त होता है, तो बहुमत हमारे पक्ष में, सरकार ये कहती है कि हमारे पक्ष में जो है वो बहुमत है। क्योंकि अनुच्छेद 75 में क्या कहा गया है कि लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाए। तो जो बहुमत दल का दावा कर रहा है, जैसे कभी कभी होता है, इस बार अभी तो बीजेपी को मेजोरिटी मिली, 2 बार से लगातार फुल मेजोरिटी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कई बार ऐसा होता है कि मेजोरिटी नहीं है, अब कोलिशन गवर्नमेंट बनी, सपोर्ट से बनी, ठीक है, जैसे महाराष्ट्र में हुआ। तो ऐसे में जो है राज्यपाल जो है वो समय देते हैं कि भाई, या राष्ट्रपति समय देते हैं कि आप इतने दिन में बहुमत सिद्ध करिए। तो बहुमत को सिद्ध करने के लिए ये प्रस्ताव किसके लिए लाया गया? प्रयोजन क्या है इसको? बहुमत सिद्ध करने के लिए। तो बहुमत सिद्ध करने के लिए जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है उसे कहते हैं कॉन्फिडेंस मोशन या विश्वास प्रस्ताव लोकसभा में। अब ये दोनों प्रस्ताव पास जो होते हैं, पारित जो होते हैं, उपस्थित सदस्यों के सामान्य बहुमत से, प्रेजेंट मेंबर्स के सामान्य बहुमत 1/2 + 1, ठीक है। सेम यही यहां भी, उपस्थित सदस्यों के सामान्य बहुमत से, ठीक। ये प्रस्ताव कब लाया जाता है? विश्वास प्रस्ताव जब सरकार को ये लगता है, जब विपक्ष को ये लगता है कि अब सरकार अल्पमत में है, ठीक है, अब सरकार के पास मेजॉरिटी नहीं है, तो विपक्ष के द्वारा लोकसभा में यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। और यदि ये प्रस्ताव पास हो जाता है
तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है, यानी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है या राष्ट्रपति सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों का प्रयोजन क्या है, मेजॉरिटी है कि नहीं है ये प्रूव किया जाता है विश्वास प्रस्ताव के द्वारा। नहीं है, अगर ये पास हो गया तो इसका मतलब अविश्वास, सदन ने हमारे प्रति क्या किया, अविश्वास, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दिया, हमारे पास इसका मतलब मेजॉरिटी नहीं है। ठीक है, तो उसे कहते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, अगर हम बात करें कि पहली बार जो है विश्वास प्रस्ताव का प्रयोग कब किया गया था, विश्वास प्रस्ताव या कॉन्फिडेंस मोशन का पहली बार प्रयोग 1979 में श्री चौधरी चरण सिंह, प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के द्वारा पहली बार, क्योंकि इसके बारे में संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, ये परंपरा के अनुसार हमारी संसदीय परंपरा में इसको अपनाया गया है, ऐसे किसी भी प्रस्ताव का प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम श्री चौधरी चरण सिंह के द्वारा 1979 में अपनी सरकार के बहुमत को सिद्ध करने के लिए इस प्रकार के प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था, जिसे कहा गया विश्वास प्रस्ताव। ठीक है, और उसके बाद एक परंपरा बन गई कि हम अपना ये प्रस्ताव पास करके अपना कॉन्फिडेंस मोशन सिद्ध करेंगे कि हाँ हमारे पास मेजॉरिटी है, अगर किसी को भी सदन में शक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम प्रूव करते हैं। ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात करें तो नो कॉन्फिडेंस मोशन का प्रयोग पहली बार पंडित नेहरू की सरकार के विरुद्ध, क्योंकि सरकार के विरुद्ध लाया जाएगा, ये सरकार के पक्ष में आएगा, सरकार के विरुद्ध। जेबी कृपलानी, आपने नाम सुना होगा, श्री जेबी कृपलानी ने 1963 में पहली बार प्रयोग किया था। श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार के खिलाफ प्रस्ताव लेकर लोकसभा में आए थे, जो पास नहीं हो पाया था। ठीक है, पहला जो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ था वो 1990 में 1990 में पास हुआ था वीपी सिंह की सरकार के खिलाफ। ठीक है, जिसके बाद उनको त्यागपत्र देना पड़ा था, तो वो पास हो गया था 90 में। ठीक, लेकिन पहली बार प्रयोग जो हुआ था वो जेबी कृपलानी के द्वारा 1963 में इसका प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो इस रूप में जो है यहां पर ये बात आई। अब दो चीजों की तुलना और कर लेते हैं जल्दी से, आपको बहुत ज्यादा परेशान ना करते हुए। प्रश्नकाल और शून्यकाल, तो आगे आते हैं हम इस पर। क्वेश्चन आवर, प्रश्नकाल आप अक्सर संसद में सुनते रहते हो, शून्यकाल या जीरो। तो प्रश्नकाल या शून्यकाल में तुलना क्या है? सबसे पहली बात तो यह है कि क्वेश्चन आवर जो है या प्रश्नकाल में सार्वजनिक हित के ऐसे मामलों पर प्रश्न पूछे जाते हैं, ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह सार्वजनिक हित के ऐसे मामलों पर प्रश्न पूछे जाते हैं जिनके 10 दिन पूर्व सूचना स्पीकर को दी गई। ठीक है, प्रश्नकाल निर्धारित होता है अक्सर सुबह 10 से 11, ठीक है, या 10 से 12 बजे तक। तो इस प्रश्नकाल के समय में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनके जो सार्वजनिक हित के विषयों से संबंधित होते हैं और जिनके बारे में 10 दिन पूर्व सूचना जो है वो किसको दी गई हो? स्पीकर को। बिना 10 दिन पूर्व सूचना के इस काल में कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता, यानी शेड्यूल्ड क्वेश्चन ही यहां पर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, शून्यकाल की अगर हम बात करें, जीरो आवर की बात करें, तो प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को शून्यकाल कहते हैं। प्रश्नकाल के ठीक बाद 12 बजे अगर प्रश्नकाल समाप्त हुआ तो 12 से 1 मेंशन कर दिया गया कि ये शून्यकाल होगा, जीरो आवर। अब ये क्यों है? इस काल में ऐसे सार्वजनिक हित के महत्व के मामले पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं जिसमें लेट नहीं किया जा सकता, विलंब नहीं किया जा सकता। अविलंबीय महत्व के मामलों को यहां पर उठाया जा सकता है। यहां और यहां में अंतर क्या है? यहां पर जो प्रश्न उठाए जाएंगे उनमें विलंब नहीं हो सकता, इसका मतलब इमरजेंसी आंसर की जरूरत है। इसका मतलब कि उन प्रश्नों में 10 दिन पूर्व सूचना की आवश्यकता नहीं होती। इसका मतलब कि यहां पर उठाए गए प्रश्नों के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, 10 दिन पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। उस समय स्पीकर से अनुमति लेकर प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रश्नकाल में कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं? प्रश्नकाल में जैसे मान लीजिए कि हमारे लोकसभा क्षेत्र के विकास से संबंधित प्रश्न हुए कि हमारी लोकसभा में सड़क कितनी बनाई गई, पानी की क्या व्यवस्था की गई, ये एक व्यवस्था एक प्रश्नकाल में आपने
10 दिन पहले आपने सूचना देके मंत्री से प्रश्न पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं। शून्यकाल में अभी कोरोना के कारण तमाम तरह की ऐसी स्थितियां आ रही हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग मर रहे हैं, क्या व्यवस्था है? तो अब इसके लिए जो है तुरंत अगर सदन का सत्र अगर चल रहा होता तो ज्यादातर क्वेश्चन कहां आते? शून्यकाल में, क्योंकि वहां 10 दिन का समय देने की, कोई घटना कहीं पर हो गई, कोई तूफान आ गया, कोई घटना हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, कोई आतंकवादी घटना हो गई, तो ऐसे में वहां पर लेट नहीं किया जा सकता। वहां सरकार से सदस्य जवाब मांगते हैं, ठीक है, तो त्वरित जवाब की आवश्यकता होती है। वहां पर ऐसा नहीं कि आप जो है वो 10 दिन की पूर्व सूचना दीजिए फिर हम बताएंगे, वो ऐसे महत्व के जो मामले आप समझ सकते हैं वहां पर इसीलिए बनाया गया है शून्यकाल। लेकिन वास्तविकता ये है कि इस काल का दुरुपयोग होता है, मिसयूज होता है सदन के अंदर, जो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम एक और तुलना करते हैं, संसद से ही रिलेटेड है, तारांकित प्रश्न और अतारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न, स्टार्ड क्वेश्चन, और अतारांकित प्रश्न, अनस्टार्ड क्वेश्चंस। ये शून्यकाल और प्रश्नकाल से संबंधित ही हैं, बट संसद में उठाए जाने वाले प्रश्न स्टार्ड क्वेश्चन और अनस्टार्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब स्टार्ड क्वेश्चन मतलब स्टार लगाओ, ऐसे स्टार लगा दो क्वेश्चन, अनस्टार्ड स्टार नहीं लगाओ, बस सामान्य। अगर किसी क्वेश्चन पर क्वेश्चन आया सदस्य का और स्पीकर ने स्टार लगा दिया तो उसे कहेंगे स्टार्ड क्वेश्चन। अब ऐसे क्वेश्चन में मौखिक उत्तर की मांग की जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या यहां है? मौखिक उत्तर, ओरल आंसर। यहां पर ओरल आंसर या मौखिक उत्तर की बात की जाती है। ठीक है, अनस्टार्ड, अगर स्टार नहीं लगा है, लिखित उत्तर। इसका मतलब इसमें रिटन आंसर चाहिए, मंत्री से हमें रिटन में जवाब चाहिए। ठीक है, अगर मौखिक उत्तर है तो यहां एक आपको प्लस पॉइंट है, आप पूरक प्रश्न पूछ सकते हो। सदस्य जो है वो पूरक प्रश्न पूछ सकता है या पूछ सकती है। यहां पर क्या होगा? सप्लीमेंट्री क्वेश्चन या पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने जो है अपने जिले के सड़कों के विकास से संबंधित प्रश्न मंत्री से पूछा, सदस्य ने। यहाँ के लोकसभा सदस्य ने पूछा कि अयोध्या जनपद में कितने किलोमीटर की सड़कें बनाई गई, उस पर कितना बजट खर्च हुआ, उसकी सूचना हमें दी जाए। ठीक है, आगे क्या प्रपोजल है उसकी सूचना हमें लिखित में दी जाए। तो वो लेकर आए। अब उसमें जो है कोई पूरक प्रश्न नहीं लगा सकते कि हमें अब इसकी भी डिटेल दो, नहीं दे सकते उसमें, क्योंकि उसके लिए तो समय चाहिए ना। ठीक है, तो नहीं हो सकता। ऐसे प्रश्न कहां ज्यादा पूछे जाएंगे? शून्यकाल में। अब दोनों तुलना कर लीजिए आप, शून्यकाल में कि प्रश्नकाल में? प्रश्नकाल में। अतारांकित प्रश्न या अनस्टार्ड क्वेश्चन ज्यादातर प्रश्नकाल में पूछे जाते हैं, क्योंकि 10 दिन पूर्व इंफॉर्मेशन इसीलिए दी जाती है कि आप पूरी तैयारी से आओ, मंत्री पूरी तैयारी से आया है जवाब देने के लिए। लेकिन अनस्टार्ड क्वेश्चन कहां ज्यादा पूछे जाएंगे? शून्यकाल में। हम आपसे पूछ रहे हैं कि भाई आपने कोरोना के नियंत्रण के लिए आपने क्या किया, आप जवाब दे रहे हैं। ठीक है, आपने ऐसा क्यों नहीं किया? मजदूरों को आपने सुरक्षित वापसी के लिए क्या किया, आपने ऐसा क्यों नहीं किया? तो ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछेंगे, मंत्री या प्रधानमंत्री जवाब देंगे, स्वास्थ्य मंत्री जवाब देंगे। वो कहां होगा? यहाँ। वो कौन सी स्थिति में होगा? शून्यकाल में होगा। तो वहां पर ये स्टार्ट क्वेश्चन पूछने की स्थिति ज्यादा है। ठीक है, तो बच्चों काफी समय हो गया, और क्योंकि जितना बड़ा वीडियो हो जाता है उतना अपलोड और तमाम चीजों में दिक्कत होती है। तो फिलहाल आज पॉलिटी के लेक्चर 15 के अंतर्गत मैंने 10 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर तुलनात्मक रूप से आपको कुछ चीजें बताई हैं, और आशा है आपको अच्छा लगा होगा। और पॉलिटी के ये 15 लेक्चर्स, हालांकि पूरी पॉलिटी या पूरी संविधान को कंप्लीट नहीं कर सकते, लेकिन 15 लेक्चर्स में
जो मैक्सिमम इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको बताई, और वो आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है ये तभी आप जान पाओगे जब आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन एक्सरसाइज करोगे। और इसके टेस्ट जो है हम आगे आयोजित करते रहेंगे, और जो भी कैंडिडेट्स हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में है, टेलीग्राम ग्रुप में है, या हमारे दिशा अयोध्या ऐप या DCI ऐप से जुड़े हुए हैं, उन सभी कैंडिडेट्स को इसके टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। और बच्चों आप अपने को इसके लिए तैयार रखिएगा कि अब इसको हम अच्छे से रिवाइज कर लें, इसके टेस्ट दें। और नेक्स्ट जो हमारा AV होगा अब वो साइंस के सेक्शन से जुड़ा होगा। अब हम आपको जो है वो साइंस की तरफ लेकर चलेंगे, यानी GS में ह्यूमैनिटीज के सेक्शंस को मैं जो कवर कर रहा हूं उसके साथ साथ अब जरूरी है कि हम दूसरे सेक्शन की तरफ भी बढ़ें, ठीक है। तो उस तरफ भी हम आपको लेकर चलेंगे और उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो हम डिस्कस करेंगे। तो अब ये आशा है कि आप आगे अपने इन 15 लेक्चर्स को अच्छे से तैयार करके और अपने टेस्ट के लिए प्रिपेयर होगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।